नमस्कार दोस्तों, जस्ट स्टार्ट के इस यूट्यूब वीडियो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें एक थोड़ा सा दुख भी है कि उतने व्यू नहीं आ पा रहे हैं। सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन व्यू नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करेंगे। और मैंने आप लोगों के सुझाव पर ही अपने इन वीडियो पे एक थोड़ा सा प्रयोग किया है, चेंज किया है। शुरू के 2-3 वीडियो पे किया, अब वो अच्छा लग रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो अब मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। जैसे जो भी टॉपिक के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको स्लाइड्स के माध्यम में वीडियो के अंत में और वीडियो के पहले भी डाला जाएगा। आप इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी वीडियो के लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे। वह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों के पूछा जाएगा। आप लोग उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने कहानी पे। हमारी कहानी दिल्ली सल्तनत की चल रही थी और हम गुलाम वंश समाप्त करके खिलजी वंश में आ चुके थे, और खिलजी वंश में भी फिरोज खिलजी की कहानी समाप्त हो चुकी थी। और आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन की कहानी। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वाकांक्षी सुल्तान, संभवतः सबसे शक्तिशाली भी था। इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली सुल्तान हम मानते हैं। बचपन का नाम अली गुरसप, पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई थे। बचपन से ही अपने चाचा का इसको स्नेह मिला। चाचा ने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी से किया, और अलाउद्दीन खिलजी के शक्ति सैन्य संचालन के बल पर फिरोज शाह खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण का सामना किया। ये हम पिछले कहानी में पढ़ चुके हैं, जलालुद्दीन के अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, और यह दिल्ली सल्तनत पे जब सिंहासन पर आरूढ़ होता है, वहाँ पर थोड़ा कुछ इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसको 20 जुलाई को और कुछ इतिहासकार इसको 21 अक्टूबर को इसके राज्याभिषेक की तिथि मानते हैं। लेकिन हम इतिहास की किताब जिसको लेकर चल रहे हैं उसको इसमें 20 जुलाई दिया गया है, तो हम 20 जुलाई से मान चल रहे हैं कि 20 जुलाई को दिल्ली के लाल महल में, जो कि बलबन के द्वारा बनाया गया था, लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक सुल्तान बनता है। सुल्तान बनने के पश्चात इसने बहुत से ऐसे कार्य किए, जैसे बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। तो ये बाजार व्यवस्था पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले इसने अपने दरबार में हो रहे षड्यंत्रों और प्रजा का विश्वास हासिल करने का प्रयत्न किया। अपने षड्यंत्रों को, अपने दरबार में हो रहे षड्यंत्रों को समाप्त करने और प्रजा का विश्वास हासिल करना, ये दोनों सुल्तान की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती। अगर ऐसा कर लेता है सुल्तान, तो उनको कोई भी दिल्ली के सिंहासन से हटा नहीं सकता था और विद्रोह की संभावना भी नहीं होती थी। तो अलाउद्दीन ने सबसे पहले दरबार के अनुशासन लाया। इन सब नियमों को पालन करने के लिए उसने बलबन के राजतत्व तथा उसके सख्त अनुशासन का अनुमोदन किया, उसका पालन किया, और उसने दरबार में पूरी तरह से शराब, अपने खुद को ही शराब पीना बंद कर दिया, और दरबार जो भी उसके दरबार में सरदार थे सबको शराब पर प्रतिबंधित लगा दी। उनमें ये शिकायतें थी कि सरदार आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, और किसी विपत्ति काल में या किसी अवसर के समय पे ये रिश्तेदारी का लाभ उठा करके सरदार राजा के खिलाफ हो जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी नियम बना लिया कि कोई भी सरदार कोई भी वैवाहिक संबंध बिना सुल्तान की अनुमति के नहीं पाएगा। और उसने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को इतना सुदृढ़ किया कि सरदार अपने घर में भी सशंकित रहता था, यानी कि पूरी तरह से बलबन के राजतत्व सिद्धांत को अनुमोदन करते हुए। और इसने बलबन के सिद्धांत से काफ़ी सीखा था। मंगोलों का आक्रमण को इसने लव और रक्त की नीति से संभाला था। अलाउद्दीन खिलजी खुद ही एक बहुत बड़ा योद्धा था और एक सेना नायक था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से भी बड़े सेना नायक उसके
जो उसके साम्राज्य के साम्राज्यवादी नीतियों के पथ प्रदर्शक थे, उसके 4 मुख्य सेनानायक नुसरत खां, उलुग खां, गाजी मलिक और मलिक काफूर। मलिक काफूर की कहानी हम इसमें सुनाएंगे। अलाउद्दीन के इस प्रसंग में 2-3 कहानियाँ आ जाती हैं। एक आपकी कहानी आ जाती है अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी थी संजय लीला भंसाली की, आप लोग समझ गए हैं। रानी पद्मावती, पद्मिनी की कहानी, पद्मावती की कहानी, दोनों नाम है उन्हीं के। उसके बाद मलिक काफूर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक तथ्य है उसकी कहानी। और पहली बार दिल्ली सल्तनत में कोहिनूर हीरे का प्रकरण उभरता है, तो कोहिनूर हीरो की कहानी। ये सब तीनों कहानियाँ आपको स्लाइड्स के माध्यम से भी दे दी गई हैं, सारे फैक्ट्स भी आपको स्लाइड्स के माध्यम से दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें। तो हम इन चारों जो योद्धा होते हैं, यह अलाउद्दीन के विजेता होने में बहुत अहम रोल या बहुत अहम किरदार निभाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की 2 बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। एक, वह एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था और दूसरा, वह विश्व विजयी बनना चाहता था। तो इन दोनों महत्वाकांक्षाओं को उसने पूरा करने का प्रयत्न शुरू करने के लिए अपने शुभचिंतकों से सलाह लेनी चाहिए। इन्हीं शुभचिंतकों में दिल्ली के एक कोतवाल काजी भी थे। अलाउल मुल्क से परामर्श लेकर अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन को समझाया कि आप विश्व विजय नहीं कर सकते हो। सिकंदर की परिस्थितियां कुछ और थी, आपकी परिस्थितियां और हैं। सिकंदर के साथ अरस्तु जैसा एक विश्वसनीय गुरु और एक पथ प्रदर्शक था, जो कि सिकंदर की गैर मौजूदगी में उनके साम्राज्य की देखभाल करता था। लेकिन आपके दिल्ली छोड़ते ही दिल्ली का सिंहासन भी आपसे हट जाएगा। तो इसलिए आप विश्व विजय होने का भी अपने दिमाग से जो प्रयत्न आप कर रहे हैं उसको निकाल लो। आप भारत के ही समस्त जो राज्य हैं उनको जीतने का प्रयत्न करो। तो अलाउद्दीन खिलजी से को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, लेकिन इसने विश्व विजय अपने जो अभियान था उस पर रोक लगा दी। दूसरा, इसका जो एक और महत्वाकांक्षा थी, एक नए धर्म की स्थापना करना। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि जब तक मेरा शासन है, जब तक मैं हूँ, जिंदा हूँ, तभी तो लोग मुझे याद करेंगे। कुछ ऐसा करते हैं जिससे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें। तो उसने एक नए धर्म की स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मुसलमान था। वह मुसलमान रह करके एक नया धर्म स्थापित करना चाहता। इसके लिए भी उसी कोतवाल काजी ने इनको मना कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब नादिर शाह या जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था, चंगेज़ खान ने बहुत लोगों को मारा था, बहुत मुसलमानों को मारा था। तो उस समय मुसलमानों की हत्या होने की वजह से भी उसकी बहुत बुराई हुई थी। अगर आप नया धर्म स्थापित करोगे तो इस्लाम के खिलाफ होगा, जिसकी इस्लाम आपको इजाज़त नहीं देता है। तो ये दोनों महत्वाकांक्षाएं अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग से निकल गई। तो उसने अपना पूरा ध्यान भारत विजय पर लगाया। इसी भारत की विजय के क्रम में उसने 1299 में गुजरात के राजा रायकरण को परास्त किया। रायकरण वहाँ से भाग गए। उसके बाद उसने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। वहाँ के राणा हमीरदेव जो कि पहले आक्रमण में जब नुसरत खान ने उन पर आक्रमण किया था तो अलाउद्दीन की सेना की पराजित हुई और नुसरत खान मारा जाता है। लेकिन दूसरे आक्रमण में जब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आक्रमण करने आता है हमीरदेव के ऊपर, तो हमीरदेव हारते हैं और रणथंभौर में जौहर होता है। उसके बाद 1303 में राणा रतन सिंह चित्तौड़, रानी पद्मावती की कहानी यहीं से संबंधित है, हम उस पर भी आएंगे, पर आक्रमण करता है और उसको जीतता है, उसको ध्वस्त करके उसका नाम खिजराबाद रख देता है। अब हम आते हैं रानी पद्मावती की कहानी। रानी पद्मावती की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित उपन्यास पद्मावत पर आधारित है। यह उपन्यास करीब 1556 के आसपास लिखी गई थी। यानी कि जो प्रकरण हुआ था 1303 पे चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, उसके लगभग 250 साल बाद उपन्यास लिखी गई थी। और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, ऐतिहासिक किताब नहीं थी, वह एक उपन्यास था, एक कहानी थी और एक
दंत कथाओं और इन सब कथाओं पर आधारित थी। उसको ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर भी उसके कई तथ्य ऐतिहासिक थे। रानी पद्मावती हमारे राजस्थान क्षेत्र में एक बहुत ही आदरणीय और पूजनीय महिला के रूप में उनका अभी भी आदर सत्कार और पूजा किया जाता है, और उसी उपन्यास उनको वो राजस्थान की महिलाओं का आदर्श अभी भी हैं। तो उस उपन्यास पर आधारित जो फिल्म बनी थी, उस फिल्म को लेकर के हम इतिहास से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना ही उपन्यास और ना ही कोई फिल्म ऐतिहासिक होने का दावा करती है। ऐतिहासिक किताबें होती हैं। फिर भी रानी पद्मावती की कहानी में बात करते हैं। रानी पद्मावती की कहानी अलाउद्दीन के समय में कहा जाता है कि 2 हीरो की प्राप्ति हुई थी। पहला हीरा रानी पद्मावती, दूसरा हीरा कोहिनूर। तो पहले हीरा रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी, उनकी सुंदरता के प्रभाव से सुनकर उससे मंत्रमुग्ध होकर अलाउद्दीन उनके पास उनके देश की तरफ, चित्तौड़ की तरफ खींचा चला आता है। और कहानियों में है कि वह उनको देखना चाहता है, उनको देखने एक झरोखे के लिए पूरी चित्तौड़ को घेर लेता है। फिर उनको दरबार में बुलाया जाता है, वो एक शीशे में उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, फिर वो चला जाता है। ऐतिहासिक रूप से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 पे चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। वहाँ के राणा रतन सिंह और वहाँ की पूरी राजपूत सेना ने बड़ी ही वीरता से उसका सामना किया था। वहाँ की महिलाओं ने भी उनका सामना किया था, लेकिन दिल्ली की एक बहुत बड़ी सेना और चित्तौड़ की दिल्ली के मुकाबले एक बहादुर, मजबूत, लेकिन संख्या बल में कम सेना ने अंत तक उनका सामना किया। लेकिन अंततः चित्तौड़ हार जाता है और चित्तौड़ की स्त्रियों को, चित्तौड़ की रानियों को जौहर करना पड़ता है। उस जौहर की प्राप्ति के बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो कि रानी को विजित करना चाहता था, उसका सपना भी पूरा नहीं हो पाता है। और इसी क्रम में उसने 1305 में मालवा, 1308 में सिवान और 1311 में जालौर को जीतता है। और अलाउद्दीन खिलजी के यह सब उत्तर भारत के अभियान थे। अब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने से पहले हम एक नाम लेंगे, मलिक कफूर। मलिक कफूर जब गुजरात विजय के उपरांत नुसरत खां ने खंभात पर आक्रमण किया था 1299 गुजरात विजय के उपरांत, तो उसने 1000 रुपये में एक दास, एक हिंदू हिजड़ा दास किन्नर को खरीदा था, जिसे मलिक काफूर का नाम दिया गया। वह 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इसलिए 1000 दिनारी भी कहा जाता है। वह नुसरत खां ने इस 1000 दिनारी मलिक कफूर, जिसका नाम है, को राजा को, सुल्तान को प्रस्तुत करता है। लेकिन अपने गुण, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी युद्ध कौशल के बल पर यह मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र और मंत्री भी बनता है, प्रधानमंत्री भी बनता है अलाउद्दीन खिलजी का। और दक्षिण विजय का जो अभियान शुरू होता है, वह अभियान पूरा श्रेय मलिक कफूर को जाता है। मलिक कफूर ने ही 1310 में तेलंगाना अभियान के समय प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा, यहाँ हम कोहिनूर हीरे की बात करते हैं, तो कोहिनूर हीरे का जिक्र हुआ है, तो कोहिनूर हीरे को समझ लेते हैं। गोलकुंडा के हीरे की खान से प्राप्त कोहिनूर, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत की अपनी धरोहर है। सर्वप्रथम इसका जिक्र दिल्ली सल्तनत में होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय, जब तेलंगाना विजय के उपरांत 1310-11 में मलिक कफूर प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त करता है और अलाउद्दीन को उपहार स्वरूप प्रस्तुत करता है। जब अपनी पौराणिक कहानियों में जाएंगे, तो भी वहाँ पर एक ऐसे ही हीरे मणि का जिक्र किया गया है। हम वहाँ पर उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल कई पौराणिक कहानियाँ का भी प्रश्न एग्जाम में दे दिया जाता है, या वैसे भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सारे ज्ञान का स्रोत हमारी पौराणिक कहानियाँ ही हैं, और हम कहानियों के माध्यम से इतिहास समझ रहे हैं। तो इसलिए किसी से रिलेटेड किसी कहानी अगर हमें याद है तो हमें छोड़ना नहीं है। कहानी यह है
कि वह हीरा जो कि बाद में जिसको कोहिनूर कहा जाता है, महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के किसी रिश्तेदार के पास था, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने शायद किसी नदी के तली में उसको प्राप्त किया था। तो उस हीरे के प्राप्त करने के उपरांत जब सब लोग जानते हैं वो कृष्ण का रिश्तेदार था, तो एक बार वह जंगल में शिकार करने जाता है। तो उस जंगल में शिकार करने के दौरान शेर उसको मार के खा जाता है, उस सरदार को, उस राजा को मार के खा जाता है। और जब शेर मार के उसको खा जाता है तो उसके ऊपर हत्या का लोग सशंकित हो जाते हैं, किसने मारा। तो लोगों का इल्ज़ाम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जाता है कि श्री कृष्ण ने ही हीरे के लालच में, उस मणि, हीरा नहीं मणि उसको बोलते थे, इस मणि के लालच में इसने इसकी हत्या की। तो कृष्ण के ऊपर ये आरोप लगता है। तो कृष्ण उस सत्य की खोज में निकलते हैं, जंगल में जाते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक जगह उनके रिश्तेदार, कहावत में, कहानी में उनका प्रसेनजीत का जिक्र किया जाता है, लेकिन कहाँ इसको मैं दंत कथा के रूप में लूँगा, प्रसेनजीत नाम था। तो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन थोड़ी दूर पे जाते हैं तो शेर की भी लाश मिलती है। तो उनको समझ में आ गया कि पहले तो शेर ने इनको मारा, फिर शेर को किसी ने मारा। फिर वो देखते हैं किसी बड़े जानवर का चिन्ह था, उस जानवर के पैर पीछे जाते, एक बड़ी सी गुफा दिखती है, उस गुफा में जाते हैं और वहाँ पे उनको रामायण काल के जामवंत से उनकी लड़ाई होती है, घनघोर युद्ध होता है, कई महीनों तक युद्ध चलता रहता है। अंततः जामवंत श्री कृष्ण को पहचानते हैं, अपनी हार स्वीकार करते हैं और उपहार स्वरूप अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण करते हैं। अक्सर एक एग्जाम में मैंने पूछा है कि कृष्ण की कौन पत्नी नहीं थी, उसमें प्रश्न था कि निम्न में से कौन कृष्ण की पत्नी नहीं थी। तो इस प्रश्न को देख करके मुझे इस कहानी का जिक्र करने का ख्याल आया। तो उसमें 3 नाम थे, चौथा भी नाम था, कौन पत्नी नहीं थी में। एक नाम रुक्मिणी, जो कि सब लोग जानते हैं, दूसरा नाम सत्यभामा, कृष्ण की दूसरी पत्नी, तीसरा नाम जामवंती, जो जामवंत की पुत्री थी, कृष्ण की तीसरी पत्नी, चौथा नाम कुछ भी हो सकता है जो उनकी पत्नी पटरानी नहीं थी। तो इसलिए हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो वो जामवंती से उनका विवाह करते हैं और उपहार स्वरूप वो हीरा, वो मणि कृष्ण को प्रदान करते हैं। तो कृष्ण ने अपने ऊपर लगे हुए आरोप को हटाया था। कहा जाता है वही मणि आकर के गोलकुंडा फोर्ट में कोहिनूर के रूप में हमें प्राप्त होती है। कोहिनूर 1310 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ये सारी बातें आपको स्लाइड में फैक्ट वाइज दे दी गई हैं। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। तो उसके बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह से हुमायूं को यह हीरा प्राप्त होता है। 1526 विक्रमजीत से हुमायूं को प्राप्त होने के बाद यह हीरा 1739 तक मुगल राज मुकुट का एक अभिन्न अंग बना रहा। 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर होता है तो वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से इसको लूट करके अपने तरफ ले जाता है। नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह का पुत्र शाह शुजा इस हीरे को अपने पास रखता है। 1803 में अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से महाराणा रणजीत सिंह को यह हीरा प्राप्त होता है। तब से यह भारत में पुनः इस आता है। और 1803 से जब उसके बाद 1849 में महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है, उस युद्ध में दिलीप सिंह परास्त होते हैं। तब वह हीरा अंग्रेज़ों के पास अंग्रेज़ों को मिलता है और उस समय लॉर्ड डलहौजी यह हीरा उनसे लेकर के ब्रिटिश साम्राज्ञी को उपहार स्वरूप भेंट करता है। तब से यह हीरा भारत से बाहर चला गया है और आज भी यह इंग्लैंड में है। कहा जाता है कि यह अभी भी इंग्लैंड में है। इसके कुछ टुकड़े, कहा जाता है इसके 3 टुकड़े हो चुके हैं और एक टुकड़ा म्यूजियम में रखा हुआ है और एक टुकड़ा महारानी के मुकुट में लगा हुआ है, एक टुकड़ा कहीं और है। ये है कोहिनूर हीरे की कहानी। भारत सरकार और कई अन्य संस्थाएं भारत में इसको लाने का प्रयत्न कर चुकी हैं कि यह हमारी धरोहर है और हमारे पास ही आनी चाहिए। तो ये थी कोहिनूर की कहानी। दोनों कोहिनूर पद्मावती
की कहानी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है और कोहिनूर हीरे की क्या इतिहास है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम आते हैं अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था पे। अलाउद्दीन ने समझा कि शासन को मजबूत करने के लिए दो चीज़ों पर पकड़ होनी चाहिए। एक हमारी सैनिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास धन होना चाहिए। दोनों को संतुलित करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। सैनिकों के लिए उसने नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया और सैनिकों से सिर्फ सैनिक का ही कार्य लेना शुरू कर दिया। सैनिकों के हुलिये लिखाए गए कि कौन सा सैनिक कैसा है, जैसे आज हम बैच नंबर देते हैं, कुछ देते हैं, उसमें हुलिये लिखाए गए। और घोड़े दागने की प्रथा उस समय शुरू की गई। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दो प्रथा, एक सैनिक का हुलिया, दूसरा घोड़े दागने की प्रथा का बहुत ही विधिवत पालन किया जाता था। क्योंकि कहावत था कि लोग घोड़े ले लेते थे राजकोष से पैसे, लेकिन युद्ध काल में कोई नए और बिना युद्ध के घोड़े दे देते थे, जिससे राजा की बड़ी क्षति होती थी और युद्ध के घुड़सवार होते थे वो मारे जाते थे। इसके उपरांत अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश में बिस्से में करवाई। बिस्वा जो आज भी हम सुनते हैं, भूमि की पैमाइश बिस्से में करवाई और भूमि की जो कर थे उसको पैदावार के अनुसार उसको निर्धारित किया। जितनी पैदावार होगी उसी अनुसार उसका कर निर्धारित होगा। अधिकतम आधा भाग भी कर के रूप में लिया जाता था। और इसने जितने भी खालसा भूमि थी इन सबको कर में नियंत्रण, कृषि योग्य भूमि बनाने का प्रयत्न किया और कर के दायरे में लाने की कोशिश की। और अलाउद्दीन ने एक राजस्व अधिकारी मुस्तकराज बनाया तथा इसने गृह कर और चराई कर, जिसको चरी कहा जाता था, नामक दो नए कर भी प्रारंभ किए। चराई कर, चरी कर की इसने प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण में इसने अलई दरवाज़ा, हौज खास और सिरी का किला बनाया था। जमात खान मस्जिद का भी इसी निर्माण करवाया। 1311 में कुतुब मीनार के निकट इसने कुतुब मीनार से दुगनी ऊंची एक मीनार बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन इसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। मैं तो दिल्ली कभी गया नहीं हूँ, लेकिन किताबों में पढ़ा, लोगों से सुना है कि अभी भी, दिल्ली तो मैं गया हूँ लेकिन कुतुब मीनार के पास नहीं गया हूँ, अभी भी वहाँ पे इसके जो उसने शुरू करवाया था तो उसके अवशेष अभी भी मौजूद हैं। अलाउद्दीन के समय में ही उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे सबसे अधिक बार मंगोलों का आक्रमण हुआ, लेकिन इन मंगोलों के आक्रमण को रोकने का श्रेय उसके एक सरदार गाजी मलिक को जाता है। इसने उस गाजी मलिक के बार बार मंगोलों आक्रमणों को विफल करने के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण के अपने विजय अभियान को प्रारंभ कर पाता है। हजारदीनारी मलिक कफूर ने पूरे दक्षिण का विजय किया। कहानी को आगे फैक्ट वाइज सारी डेटें आपको स्लाइड के माध्यम से वीडियो के अंत में और बाद में दे दी जाएंगी, आप इसको देखिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक बहुत ही महान शासक था। महान इसलिए कि उसने गरीब जनता के जो हक की बात थी उस पर फोकस किया। उसके समय में शासन में बाजार व्यवस्था इतनी सख्त थी कि कोई भी व्यापारी वर्ग किसी भी व्यक्ति के बेईमानी नहीं कर सकता था, गलत माप तोल नहीं करता था। अगर कभी राजा द्वारा या राजा के अधिकारियों द्वारा अगर कोई पकड़ा जाता था तो उस गलत माप के बराबर उसके मांस काट लिए जाते थे और जो भी पैदावार होता था वो पैदावार उस पैदावार के अनुसार कर दिया जाता था, ना कि कोई फिक्स कर लिया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन काल में प्रारंभ में शिक्षा का ग्रहण नहीं कर पाया था। वह एक अशिक्षित था, लेकिन अशिक्षित निरक्षर होने के कारण भी वह एक प्रतिभावान था। उसने अपने राज्य में, अपने दरबार में बुद्धिमानों को जगह दी। उसी के दरबार में अमीर खुसरो
थे जिन्होंने तबले का आविष्कार किया और वीणा में भी कई संशोधन किए। और अमीर खुसरो के अलावा भी कई ऐसे कवि दहलवी भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। तो अलाउद्दीन खिलजी 1316 तक शासन करता है। शासन के अंतिम दिनों में उसको एक चर्म रोग हो जाता है। उस चर्म रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के उपरांत दरबार में काफ़ी षड्यंत्र होते हैं। इन षड्यंत्रों की कहानी हम अलाउद्दीन खिलजी वंश के अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। स्लाइड्स भी आएंगी, आप उसको देखिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स आप मुझे देखते रहिएगा। और जो भी प्रश्न दिए गए हैं आप उनको ज़रूर, उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जो भी समस्याएं हों हमें बताइए। अब आप लोगों के सुझाव से ही हम अपने इस चैनल को, अपने वीडियो को और अधिक तकनीकी रूप से और अधिक मजबूत बनाने जा रहे हैं और प्रतियोगिता के हर व्यू को ध्यान देते हुए किए जा रहे हैं। और अपने इसी चैनल के गुरु मंत्र और प्रेरक प्रसंग में हम आपको मोटिवेट करने के लिए और तरह तरह की बातें भी बताते हैं। इससे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और अधिक से अधिक लोगों को चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।